जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक कक्षा 12 के यूनिट 3 से लिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जा रहे हैं, और साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जो आपके पेपर्स में आते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें भी इसके क्वेश्चंस जरूर से जरूर मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया। वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे इस टॉपिक से आने वाले जो भी प्रश्न हैं बोर्ड पेपर में, जो अभी तक प्रश्न आए हैं, उनकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और भूलिए नहीं, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर आप जाकर लाइव कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स और एनिमेटेड क्लासेस को देख भी सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक प्रथम कोटि की अपक्रिया की ओर। सबसे पहले हमें यह जानना है कि अपक्रिया की कोट यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के वेग निर्धारण पद में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं अगर वेग के आधार पर देखी जाए तो 3 प्रकार की होती हैं: फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शंस। तो फास्ट रिएक्शंस और वेरी स्लो रिएक्शन यानी तीव्र अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत नहीं किया जाता है, जबकि स्लो रिएक्शंस का यानी मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनका अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत कर सकते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग समीकरण यानी जिनकी सहायता से वेग का निर्धारण किया जाता है dx/dt में उपस्थित अभिकारकों की वह घात सांद्रताओं का योग जो उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सभी बच्चे अभी वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें हम निगमन यानी डेरिवेशन भी करेंगे। तो इसलिए आपके पास आपके सारे नोट्स होने चाहिए, जिसमें मजा आ जाए आपको इस टॉपिक में, एक ही बार में आपको ये टॉपिक तैयार हो जाए। तो चलिए पहले व्यवस्था कर लीजिए। हाँ, तो अब चलते हैं आगे। आपने अभी पढ़ा कि अपक्रिया की कोटि क्या है। किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की वह घात सांद्रता जो उस अपक्रिया के वेग को क्या करती हो, प्रभावित करती हो, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की जो कोटि होती है वो रासायनिक अपक्रिया की एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया है। यह थ्योरेटिकल नहीं है, प्रयोगात्मक प्रक्रिया। इसमें यह देखा जाता है कि किस अपक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक है उनमें से कौन से अभिकारक द्वारा अब रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित किया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो भी अभिकारक उस रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित हैं वे सभी अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हों। माना ABCD इस तरह से 4 अभिकारक हैं, तो जरूरी नहीं है कि ABCD सभी अभिकारक उस रासायनिक अपक्रिया के वेग का निर्धारण करते हो। उसमें से 1 अभिकारक, 2 अभिकारक, 3 अभिकारक या कोई भी अभिकारक ऐसा ना हो जो उस अपक्रिया के वेग को प्रभावित ना कर रहा हो। तो इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बात हो रही। माना कि एक अपक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो उनमें से किसी एक अभिकारक की घात सांद्रता द्वारा जब अपक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं किया जाता, उसमें किसी भी अभिकारक, कोई भी अभिकारक है जो उस अपक्रिया के वेग को नहीं प्रभावित कर रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। माना कि एक अभिक्रिया ए एरो उत्पाद में अभिकारक ए की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर होता है या समानुपाती होता है अभिकारकों की शून्य घात सांद्रता के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k, जिसे कहते हैं वेग स्थिरांक k। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर k कंसंट्रेशन ब्रैकेट a की घात शून्य यानी शून्य कोटि की अपक्रिया। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके वेग स्थिरांक के मात्रक के बारे में भी चर्चा करेंगे। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उपस्थित अभिकारकों की एक घात सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, या उपस्थित अभिकारकों की घात सांद्रताओं का योग 1 जो उस अपक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, अपक्रिया की प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाता है। माना अपक्रिया ए एरो प्रोडक्ट के लिए वेग समीकरण होगा dx/dt समानुपाती अभिकारक ए की सांद्रता। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा k, इसलिए हमने सीधे लिख दिया है dx/dt बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ए की घात 1 लिखा नहीं जाता है, वो है उपस्थित। तो अब उपरोक्त समीकरण के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग होगा उसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर प्रति समय, यानी मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक होगा समय इनवर्स यानी प्रति समय। और इसे हम निगमन की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से समय इनवर्स आया। तो चलिए हम ज्यादा देर न करते हुए सीधे डेरिवेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का डेरिवेशन क्या है और कैसे किया जाता है। चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और करते रहिए साथ में। वे अभिक्रियाएं, सबसे पहले प्रथम कोटि की अपक्रिया के बारे में, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की केवल एक अणु
की घात सांद्रता ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। ऐसी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। माना प्रथम कोटि की सामान्य अभिक्रिया ए एरो प्रोडक्ट के लिए अभिकारक ए की प्रारंभिक जो सांद्रता है वो ए मोल प्रति लीटर है। टी समय पश्चात उत्पाद एक्स मोल प्रति लीटर बन जाता है, तब अभिकारक की शेष मात्रा यानी अंतिम सांद्रता ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर होगी। ऐसी स्थिति में टी समय पश्चात अभिक्रिया की दर यानी dx अपान dt अभिकारकों की अंतिम सांद्रता के समानुपाती होती है। परिभाषा के अनुसार आपने पढ़ा है, अर्थात dx अपान dt समानुपाती अभिकारक की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स है, तब हम लिख सकते हैं dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k वेग स्थिरांक, तो लिख देंगे dx अपान dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। a माइनस एक्स को dt के स्थान पर ले जाएंगे नीचे, तब लिखा जा सकता है समीकरण dx अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, इतना सरल नहीं है इसको टाइप किया जाना। अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का हम करते हैं समाकलन। तो समाकलन dx अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू समाकलन k इंटू dt। अब आपने पढ़ा है कि समाकलन 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स का किया जाता है तो माइनस लॉग एक्स आ जाता है, तो यहां पर माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका समाकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो वैसे ही लिख दिया गया। और उस पद का जिसका समाकलन हो और अवकलन हो तो वो पद वैसे ही लिख दिया जाता है, तो के इंटू टी प्लस सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आई भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो ये समाकलन स्थिरांक है, चाहे आई कहें चाहे सी कहें। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब आप जानते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में जब समय शून्य था तो उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ था, अर्थात उत्पाद भी शून्य था। ये दोनों मान t बराबर 0 तब x बराबर 0 समीकरण 2 में रखे जाते हैं, और समीकरण 2 में रखने पर माइनस लॉग a माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, यानी c बराबर आपको मिल जाएगा माइनस लॉग a। समीकरण 3 प्राप्त हो गया है। इस समीकरण 3 का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे, तब आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस लॉग ए। माइनस चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस लॉग ए। अब इतने तक आपने अगर कर लिया है तो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप पुनः वीडियो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे अगले उसमें हम जाने वाले हैं। अभी आपने पढ़ा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के माइनस टी माइनस लॉग ए। ये जो माइनस लॉग ए है इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस लॉग में चला जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी। अब आपने फार्मूला पढ़ा है, अगर लॉग को हम कॉमन ले लें तो यहां पर बन जाएगा लॉग एम माइनस एन, यानी ए माइनस एक्स। तो log m माइनस लॉग एन से हो जाता है log m अपान log n, तो वहां पर आपका आ जाएगा log a अपान a माइनस एक्स, क्योंकि log m की जगह पर a लिखा है और log n की जगह पर a माइनस एक्स लिखा है, तो log m यानी log a अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी, या k बराबर बन जाएगा 1 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स। अगर हम इस log को 10 के भाग में बनाना चाहें, लॉग का आधार ई की जगह 10 करना चाहें बेस, तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब 2.303 से गुणा किया जाएगा तो k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। यहाँ पर a प्रारंभिक सांद्रता है, a माइनस एक्स अभिकारक की अंतिम सांद्रता है, और t अभिक्रिया में लगा समय है, और k वेग स्थिरांक है। तब आप लिख सकते हैं वेग स्थिरांक बराबर 2.303 बटे अभिक्रिया में लगा समय लॉग बेस 10 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। अब यहां पर अगर आप सांद्रताओं का मात्रक लिखें तो मोल प्रति लीटर होता है, तो दोनों सांद्रताओं के मात्रक समान हैं, इसलिए वो मात्रक कट जाएंगे, तो केवल बचा समय। अब जो भी आप समय ले रहे हैं अभिक्रिया में, या समय जो भी लग रहा है, मिनट में लग रहा है, सेकंड्स में लग रहा है, घंटे में लग रहा है, दिन में लग रहा है, सप्ताह में लग रहा है, जो भी समय उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में लग रहा है वही वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। इसीलिए वेग स्थिरांक का मात्रक यहाँ समय इनवर्स निकल के आया, जबकि अभिक्रिया का वेग dx अपान dt उसका मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू समय यानी प्रति समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध है। तो माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता है, वो 100 मोल प्रति लीटर है या 100% है। टी समय पश्चात उत्पाद की मात्रा x 50% यानी 50 मोल प्रति लीटर प्राप्त हो जाती है, तब अभिकारक की अंतिम सांद्रता a माइनस एक्स 100 माइनस 50
बराबर आपका निकल के आएगा 50 मोल प्रति लीटर। यानी किसी भी अभिक्रिया के आधे पूर्ण होने का अर्थ है कि जो भी उसकी मात्रा है वो आधी रह जाएगी। यानी 100% अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसका आधा उत्पाद में बदल जाएगा, यानी 50% उत्पाद होगा तो 50% अभिकारक की अंतिम मात्रा A माइनस एक्स होगी। अब यही वैल्यू हम रखते हैं प्रथम कोड की अभिक्रिया के समीकरण में। तो K बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 A माइनस एक्स, जहां A का मान 100 और A माइनस एक्स का मान 50 है, तो रखते हैं K बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 100 अपान 50। अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी log 2 का मान होता है 0.3010। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो K बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपान समय यानी t। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 0.693, यानी k बराबर 0.693 अपान टी हाफ। वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में जो संबंध है वो निकल आया है k बराबर 0.693 बटे अर्ध आयुकाल, या अर्ध आयुकाल बराबर 0.693 बटे वेग स्थिरांक। इसकी सहायता से कई सारे सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि वेग स्थिरांक बराबर 0.693 बटे अर्ध आयुकाल, या अर्ध आयुकाल बराबर 0.693 बटे वेग स्थिरांक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रथम कोड की अपक्रिया के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण यह है कि प्रथम कोड की अपक्रिया सदैव के बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 A अपान A माइनस एक्स समीकरण का पालन करती है। और प्रथम कोड की अपक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता को अगर n गुना बढ़ा दिया जाए तो अपक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अपक्रिया का जो वेग है dx अपान dt वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जितना भी हम सांद्रता बढ़ाएंगे अपक्रिया का वेग भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रथम कोड की अपक्रिया में वेग का मात्रक जो होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, क्योंकि dx अभिक्रिया की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, अभिकारकों की सांद्रता को, और जो t है वो समय अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो जो भी अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन है यानी सांद्रता मोल प्रति लीटर, और समय में जो परिवर्तन है यानी समय है, तो इसलिए यहां पर जो मात्रक निकल के आ रहा है वो मोल प्रति लीटर प्रति समय। इसी प्रकार वेग स्थिरांक का जो मात्रक है अभी आपने निकाला है कि k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 A अपान A माइनस एक्स, वहां A और A माइनस एक्स दोनों की जो मात्रक है मोल प्रति लीटर आपस में कट जाएंगे, तो केवल समय बचेगा, और वो भी इनवर्स वैल्यू में, इसीलिए यहां पर समय इनवर्स है। अब प्रथम कोड की अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत काल का समय लगता है, यानी अभिकारक है वो किसी भी दशा में 100% उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाता। यानी ये जो अभिक्रिया है वो कभी भी अनंत काल तक पूर्ण नहीं होती। यानी इसमें अधिकतम जो अभिकारक है उत्पाद में बदलेगा वो 99.99% होगा। 0.01% तब भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। यानी ये अभिक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, इसमें भी 100% उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये है प्रथम कोड की अभिक्रिया के लक्षण। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हम प्रथम कोड की अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन पराक्साइड का वियोजन। हाइड्रोजन पराक्साइड 2H2O2 एरो 2H2O प्लस O। यहाँ पर हाइड्रोजन पराक्साइड में जो उपस्थित हाइड्रोजन पराक्साइड है वो उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, यानी dx अपान dt बराबर के इंटू कंसंट्रेशन H2O2। इसी प्रकार अम्लीय माध्यम में एथिल एसीटेट का अगर जल अपघटन कराया जाता है तो उसमें उपस्थित एथिल एसीटेट की मात्रा ही इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसलिए dx अपान dt बराबर के कंसंट्रेशन ब्रैकेट CH3COOC2H5 कंसंट्रेशन ब्रैकेट बंद और H2O की घात 0, यानी जल की मात्रा इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगी। जल की मात्रा में परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग घटे या बढ़ेगा नहीं, यानी अपरिवर्तित रहेगा। जबकि एथिल एसीटेट की मात्रा में अगर परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन संभव है। इसी तरह चीनी यानी सुक्रोज का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करने पर C12H22O11 प्लस H2O आपको जो भी है वो मिल जाएगा। C6H12O6 पहले आपको ग्लूकोज मिलेगा, फिर आपको फ्रक्टोज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वेग dx अपान dt बराबर के C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन ब्रैकेट H2O। यहाँ पर जो आपको H2O प्राप्त हो रहा है इसकी भी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका क्या संकलन है। सबसे पहला प्रश्न है
कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध है। तो अभी आपने निकाला था कि अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध, वहां पर k बराबर 0.693 अपान टी हाफ या टी हाफ बराबर 0.693 अपान वेग स्थिरांक प्राप्त हुआ था। 2023 में प्रश्न पूछा गया। इसी तरह प्रथम कोटि की अपक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। तो ये लक्षण भी आपने पढ़े हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया सदैव k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स के समीकरण का पालन करती है। ये अनंत काल तक पूर्ण नहीं होती है। अगर अभिकारक की सांद्रता को n गुना बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाएगा। इसमें वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो समय इनवर्स होता है, जबकि अपक्रिया का वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। इस तरीके से आपने 4 अभिलक्षण भी पढ़े। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया किसी अपक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आप फार्मूले में देखते हैं k बराबर 0.693 अपान टी हाफ, इसमें कहीं पर भी a और a माइनस एक्स दोनों का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मान नहीं रखा जाता है। इसीलिए अर्धायुकाल टी हाफ बराबर 0.693 अपान k, यानी यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता, चाहे वो प्रारंभिक सांद्रता हो चाहे अंतिम सांद्रता हो, उसका किसी भी प्रकार से अपक्रिया के वेग से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रश्न 2023, 2017 और 2014 में पूछा गया। इसी तरह प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए और इस अपक्रिया के 2 प्रमुख लक्षण बताइए। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार किसी अपक्रिया के अपक्रिया के 40 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, अपक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए। तो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा 0.693 अपान टी हाफ, और यहाँ टी हाफ जो दिया है वो 40 सेकंड दिया है। तो 40 सेकंड से 0.693 को डिवाइड करेंगे तो उत्तर निकल आएगा। 2019, 2018 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह 2022 और 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें समय दिया है 120 सेकंड और 50% यानी टी हाफ 120 सेकंड दिया है। आपको वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात करना है। इसी तरह एक प्रश्न आया है 2020, 2024 जो कि जीडी जीएफ सेट में आया था, 2019 में भी पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल के लगे समय का 2 गुना मान होता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बेस हैं। किसी दिन हम लाइव क्लासेस आएंगे। अगर आपको जरूरत समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसमें बताइए कि आपको लाइव क्लासेस की आवश्यकता है, और अगर लाइव क्लासेस में आपको सवाल बताए जाएं तो आपको कैसा लगेगा, इसकी जानकारी आप हमको जरूर दीजिए, जिससे हम लाइव सेशन में आके आपको जो भी बोर्ड परीक्षा में जुड़े हुए सवाल हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हैं अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और धन्यवाद। जो भी आपको आवश्यकताएं हैं नोट्स की, एनिमेटेड वीडियोस की या पीडीएफ लाइव क्लासेस की, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.chemmindcoaching.live में जाकर देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।